और आप उसी में अपना टाइम लगा रहे हो। अरविंद केजरीवाल को पकड़ा गया और पीएमएलए कानून में पकड़ा गया। कौन फंसाना चाहता है? कौन है जो अरविंद केजरीवाल का दुश्मन है? और आप खुद उसमें घुस रहे हो। ये मत करो, छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दो। एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगी वो आपको लिखना या बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ऐसे एक एक दिन न्यूज आती रहेंगी, उसमें आप टाइम पास ही करोगे। आपका क्रिकेट मैच होती है, टेस्ट मैच होती है, टेस्ट मैच समझ लीजिए इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट चल रही है। आप 5 दिन टेस्ट के सामने बैठे हुए हो। ये विराट कोहली ने प्लेट किया, ये विराट कोहली ने ये कवर्स के ऊपर से डाल दिया, ये विराट कोहली ने सिक्सर मारा, और विराट कोहली ने ऐसे प्लेट किया। आप कंटिन्यूअसली 5 दिन बैठ के देख रहे हो, पॉपकॉर्न पे पॉपकॉर्न खत्म कर रहे हो और देखे जा रहे हो, और वो पेप्सी भी पी रहे हो साथ में। हाँ, साथ में वो सब खत्म कर रहे हो, और लास्ट में आपको पता चला क्या कि इंडिया जीता, 2 विकेट से जीता। हाँ तो बस खत्म करो ना। लास्ट में बॉल बाय बॉल कमेंट्री क्यों करनी है आपको? लास्ट वाली चीज का पहले कर लो। मतलब कि आप 5 दिन उसको मत देखो, 5 दिन टेस्ट को मत देखो, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है आपको। आप हाईलाइट देख लो और पता कर लो कि भाई कौन जीता कौन हारा, खत्म बात। उस 5 दिन में दूसरा इंपॉर्टेंट काम करो और लास्ट में हाईलाइट देख लो, बात खत्म करो। ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री में फंसो मत आप, और खुद इन्वेस्टिगेशन करने मत जाओ कि अब क्या होगा तब क्या होगा। जो होगा वो होगा, आप छोड़ो। आप नई प्रोडक्टिव चीज करो। आप उसमें मत फंसो कि अब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, हाय हाय आम आदमी पार्टी तो अब लूट गई, उसको भी डाल दिया, इसको भी डाल दिया, अब क्या करेंगे, मनीष सिसोदिया तो 1 साल से जेल में है, अब क्या करेंगे यार, मतलब मुझे चैन नहीं आ रहा है, अभी अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। आप मत करो उतना मत उसमें जाइए, राइट। और दूसरी चीज, पॉलिटिकल चीजों को आपको नहीं पकड़ना है। पॉलिटिकल बातें जो भी हो रही है उसमें मत जाइए। नरेंद्र मोदी ने ऐसा बोला कि भाई देखिए वो भाई तो जो है वो मछली खा रहे हैं, भाई नवरात्रि का महीना चल रहा है और मछली दिखा दिखा कर खा रहे हैं। वह किसको खुश करना चाहते हो आप? क्या साबित करना चाहते हो? अरे ठीक है, चलो वो पॉलिटिकल है, वो दोनों राजनेता है, वो उसकी राजनीति कर रहा है, वो उसकी राजनीति कर रहा है, वो उस पे कीचड़ डाल रहा है, वो उस पे कीचड़ डाल रहा है। आप वो कीचड़ अपने आप पे क्यों ले रहे हो? वहां पे मुंह ही मत लेके जाओ ताकि मुंह पे कीचड़ ही ना आए। वो करने दो ना उनको इलेक्शन जीतना है, आपको थोड़ी जीतना है। वो उनकी बातें हैं, वो उनको करने दो। एक कौन है वो ऑथर, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, उन्होंने बहुत बढ़िया लाइन बोली थी, राजनीति एक ऐसी चीज है जो समझदार लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग दिन भर चर्चा करते रहते हैं, दिन भर चर्चा करते रहेंगे। पता है आज मोदी ने क्या बोला और राहुल के साथ क्या हुआ? पता है, बहुत बुरा हुआ, ऐसा बोल दिया। आपको क्या लगता है आपके शहर में कौन जीत के आएगा? और कोई मेहमान बन के जाओ आप, और आपकी समझदारी उसी बात से तय हो जाती है कि आपने राजनीतिक बात निकाली कि नहीं निकाली। महिलाएं इधर बैठी होगी, पुरुष इधर बैठे होंगे, और पुरुष मोदी राहुल अरविंद, मोदी राहुल अरविंद करते रहेंगे, हैं, और बच्चे क्रिकेट खेलते रहेंगे बाहर जाके, और यही चलता रहेगा। राजनीति समझदार लोग करते हैं और मूर्ख लोग दिन भर चर्चा करते रहते हैं। मत करो, आप मत करो। राजनीति से आपको कोई लेना देना नहीं। पॉलिटिक्स अगर करोगे, राजनीति में अगर उतरोगे, तो ब्यूरोक्रेसी में आपका कोई स्थान नहीं है, यह भी समझ लेना। क्योंकि सरकारें बदलती रहेगी, आप नहीं बदलने वाले हो। अब एक बार आईएएस आईपीएस आईएफएस जो भी आप बन रहे हो, अगर बन गए हो तो फिर आप बदलोगे नहीं। आप आपके रिटायरमेंट तक वही होंगे। हो सकता है कि आपके रिटायरमेंट तक 4-5 प्राइम मिनिस्टर बदल जाए, लेकिन आप नहीं बदलोगे। आप इधर से उधर ज्यादा ट्रांसफर होते रहोगे, लेकिन आप बदलोगे नहीं। और उसमें अगर आपने किसी एक प्राइम मिनिस्टर या एक पॉलिटिकल पार्टी से अफेक्शन लगा लिया कि मेरी तो यही पार्टी है और मैं तो इसी को वोट करूंगा और यही मेन पार्टी है, इसकी आइडियोलॉजी मुझे अच्छी लगती है, तो हो सकता है कि अगले 5 वर्ष में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए। उस वक्त क्या करोगे? और अभी तो आपके माई बाप वही है। नरेंद्र मोदी कर रहे थे, पता चला इलेक्शन में नहीं जीत पाई बीजेपी, तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए, अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर बन गए, या फिर ममता बनर्जी बन गए। अब करो, अब नहीं चलेगा, यो नो चलबे चलेगा। अभी ममता बनर्जी आके तुरंत बोलेगी यो नो चलबे,
हाँ, आणि उसमें उद्धव ठाकरे बन गए तो कुछ भी हो सकता है. ते तो सांगन की आमची सरकार 5 वर्ष चालणार. आणि जे जे इथं बसलेले आहे मोदी भक्त जे आहे ते निघून जा इकडून. मी चलावतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. है? हाँ, बारात रेडी है, दूल्हा कौन है पता नहीं है. अभी वो बन जाएगा तो उसके बाद आप एक पार्टी से लगाव नहीं कर सकते हो. कोई भी बन सकता है. मल्लिकार्जुन खड़गे भी बन सकते हैं. मनमोहन सिंह जब बने तब पता थोड़ी था कि मनमोहन सिंह बनने वाले थे. वो तो लास्ट में पता चला. वो तो सोनिया गांधी चिल्ला रहे थे सब. नहीं पता चला. 2003 में एकदम अचानक से मनमोहन सिंह प्रकट हो गए. मनमोहन सिंह बन गए. इसीलिए आप समझिएगा, पॉलिटिकल न्यूज से आपको कोई लेना देना नहीं है. तो कौन सी न्यूज से लेना देना है? देखिए, जो न्यूज आपको व्यूज देती है उस पे जाइएगा. ये न्यूज पे नहीं, पर ऐसी न्यूज पे जो आपको व्यूज दे रही है. कुछ व्यू दे रही है, कुछ पॉइंट दे रहा है, कुछ टॉपिक दे रही है जो आपको सिलेबस से रिलेटेड है. अभी आप देखने जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा. लेकिन समझ लीजिए आपने अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट को देखा. अरविंद केजरीवाल को साइड में रखो. उसका अरेस्ट क्यों है उस कानून को पकड़ो, ईडी को पकड़ो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को पकड़ो, उसकी बॉडी को रिवाइज कर लो. अगर आपने क्लास में पढ़ रखा है तो आप निकालो और ईडी को रिवाइज कर लो. ईडी की पावर को रिवाइज कर लो. ईडी के डायरेक्टर कैसे बनते हैं, कौन बनाता है, उसको रिवाइज कर लो. और ये पीएमएलए हो रहा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो रहा है, तो इस पीएमएलए कानून को पढ़ लो एक बार कि एग्जैक्टली ये क्या है. अरविंद केजरीवाल को साइड में रखो. पकड़ दिया, इसके साथ बुरा हुआ, इसके रखो. लेकिन मुद्दे की बात करो. ईडी पे आ जाओ. पता चला कि कल सीबीआई ने 3-4 लोगों को वापस से आम आदमी पार्टी के लोगों को हिरासत में ले लिया. तो आम आदमी पार्टी को साइड में रखो, 3-4 लोगों को साइड में रखो, सीबीआई पे जाओ. सीबीआई क्या है, सीबीआई कैसे बनी, सीबीआई कैसे गठित हुई, सीबीआई का रिकमेंडेशन कितने दिया था, वो संचालन कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए. फिर सीबीआई बना तो इसके क्या क्या विंग है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन कौन है, उनके ऑफिसर कौन कौन है. क्वेश्चन यहां से आते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड या तो मर्डर हुआ. अब सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे वो मैडम बहुत परेशान थी, वो क्या रिया चक्रवर्ती. तो रिया चक्रवर्ती को बार बार जेल में जाना पड़ रहा था. सब सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती पे फोकस किए बैठे थे कि रिया. और एक टीवी एंकर तो ऐसा ही बोला कि रिया चक्रवर्ती क्या छुपा रही हो, पूछता है भारत. कि आप सुशांत सिंह राजपूत के लाश के पास गए और वहां पे जाके बोला सॉरी बाबू. बोला कि तूने ये सॉरी बाबू क्यों बोला. और इतना सीरियसली बोल रहा है वो. आपको लगेगा यही मुद्दा है, यही न्यूज है. हाँ, पूछता है भारत कि रिया चक्रवर्ती क्या छुपा रही हो, बताओ. तो क्या छुपा रही है, उसको छुपाने दो जो छुपा रही हो. तुम क्यों जा रहे हो उसमें, क्या लेना ना देना, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं है, बगैर काम का उसमें टाइम पास क्यों किए जा रहे हो. देखो सब इसमें टाइम पास कर रही थी और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया. क्या पूछा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जुडिशियल कस्टडी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जुडिशियल कस्टडी, और 4 स्टेटमेंट वहां पे दिए गए थे. अब सब रिया चक्रवर्ती, सॉरी बाबू, पूछता है भारत, इसमें ही लगे हुए थे. और उसने क्वेश्चन पूछा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जुडिशियल कस्टडी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को उस वक्त जुडिशियल कस्टडी पे कस्टडी मिल रही थी. और वो जेल कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी अलग होती है, पुलिस कस्टडी अलग होती है और जुडिशियल कस्टडी अलग होती है. तो क्वेश्चन ये पूछ लिया. तो आप समझिए, मुद्दों को समझिए. न्यूज कैसे पढ़ना है, ऐसी न्यूज को पढ़ना है जो आपको व्यूज दे. ऐसे बगैर मतलब की चीजों में ना जाए, अंदर घुसिए. उसकी जो दिख रहा है उसको साइड में रखो, क्योंकि उससे कभी यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. मतलब कि पॉलिटिकल चीजों से कभी यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. फॉर एग्जाम्पल कि भाई एक कांग्रेस का 10 साल पुराना एमपी अभी बीजेपी में शामिल हो गया. हाँ तो होने दो, हमें क्या लेना देना है. लेकिन आप उसमें चले जाए एंटी डिफेक्शन लॉ में. एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ लीजिए आप, पक्षांतर धारा को पढ़ लीजिए आप कि भाई पक्षांतर धारा क्या कहता है इसके बारे में. आप इस तरीके से आपके व्यू को बढ़ाइए.
फिर कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि भाई नोट्स बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। देखो नोट्स बनानी चाहिए, लेकिन एक चीज को देखिए, नोट्स आपको टॉपिक वाइज नहीं, सॉरी नोट आपको डेट वाइज नहीं टॉपिक वाइज बनानी है। आप पूरी चीज को 360 डिग्री देखिए, 360 डिग्री देखिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी अरविंद केजरीवाल की बात की, लेकिन अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट क्यों हुआ वो सारी चीज को साइड में रख के हम पीएमएलए और ईडी पे बात करेंगे। दूसरा, मैंने सीबीआई की बात की, ये दोनों अलग अलग दिन की न्यूज है। सीबीआई की बॉडी भी अभी न्यूज में थी, तो सीबीआई के बारे में बात की। तीसरा, हमने बात की कि भाई जो ये अलग अलग संस्थाएं जैसी है, जैसे कि अपनी कैग है, सीएजी है, कैग ने एक रिपोर्ट दी, कैग ने रिपोर्ट दी कि भाई जो इतने करोड़ का जो स्कैम है वो आयुष्मान भारत के एक ही नंबर से हुआ है। तो आपने कैग के बारे में पढ़ लिया। कैग ने यह भी बता दिया कि भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है उसमें इतने इतने पैसों का स्कैम हुआ है, आपने ये भी देख लिया। तो अब कैग, ईडी, सीबीआई, इन सबको पकड़ के एक मुद्दा बना लो, 360 डिग्री सोचो, बड़ा सोचो। और बड़ा सोच के क्या सोचना है आपको, भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपका हेडिंग क्या होना चाहिए टॉपिक का। आप जब हेडिंग बना रहे हो, आप जब नोट्स बना रहे हो, तो नोट्स का हेडिंग आपका सीबीआई या ईडी या कैग ये नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना चाहिए। और उसके भी ऊपर आपने लिखना है पॉलिटी, क्योंकि ये पॉलिटी का सब्जेक्ट है, सिलेबस आपने पढ़ रखा है। आपको डायरेक्ट पता चल गया कि भाई कैग है, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, तो आपको तुरंत पता चल गया कि सिलेबस में पेपर 2 में काम लगेगा। तुरंत आपको ध्यान में आ गया कि पेपर 2 में तो ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 में आता है, और इसने ये ऐसे बनता है, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है, प्रेसिडेंट फिर संसद में वो रिपोर्ट देगा, और ऐसे ऐसे पूरा कामकाज होता है। लेकिन अभी क्या किया है वो देख लेता हूं, अभी ये किया है, तो सिर्फ जो अभी हुआ उसको लिख लीजिए आपके नोट्स में, जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें। सारी चीजों मत लिखने बैठिए कि 148 आर्टिकल है, ये है, वो तो आपने ऑलरेडी आपके नोट्स में लिख रखा होगा। अब समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये तो एक टॉपिक हुआ, आपको हर टॉपिक वाइज नोट बनानी है, डेट वाइज नोट नहीं बनानी है। ये मैंने पहले किया था। मैंने जो पहली बार मेरा मेंस था, उस वक्त मैं डेट वाइज नोट बना रहा था। डेट वाइज नोट बनाते वक्त एट द एंड ऑफ द डे मेरी नोट्स हो गई थी इतनी, एक साल में। क्योंकि देखिए, कोई मुझे बुक लेके आया था, एक मिनट बुक बताइए मुझे। समझ लीजिए कि यह बुक है, किसी ने सेगमेंट बना रखा, यहाँ पे समझ लीजिए उन्होंने हिस्ट्री लिखा है, फिर इतने पेज छोड़ के उन्होंने ज्योग्राफी लिखा होगा, इतने पेज छोड़ के उसने हिस्ट्री लिख रखा होगा, मतलब कि अगर न्यूज में आएगा तो वो लिखेंगे हमारे साथ। अब समझिए कि आप 365 दिन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, आपने हिस्ट्री का लिखा, पॉलिटी का लिखा, इतना पहुंच गए, बराबर। लेकिन उसके बाद भी तो न्यूज़पेपर तो चालू ही है, तो अब क्या करोगे, ये पेज तो यहां से तो हिस्ट्री चालू हो गया, अब क्या करोगे। तो क्या अभी इसमें नए पेज ऐड करोगे, या फिर इस बुक को साइड में रख के दूसरी बुक ले लोगे, क्या करोगे। क्योंकि न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे जाने वाला है। पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ये रेगुलर बेस पे आपके पास डेटा और टॉपिक आने वाले हैं। कोई 1-2 दिन की बात नहीं है कि 200 पेज की बुक बना ली स्कूल और कॉलेज की तरह, और उसमें 3-4 वो बिल्ली बना लिया कि ये सेगमेंट अलग, ये सेगमेंट अलग, ये सेगमेंट अलग, और 3-4 बिल्लियों से आपने सेगमेंट को सेपरेट कर लिया। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये तो चलती रहेगी। इंटरव्यू तक काम लगेगा, मुझे मेरे लास्ट तक काम लगे नोट्स, अभी भी लग रहे हैं कि टॉपिक चेंज नहीं होते। मैं आपको कुछ टॉपिक लिखवा रहा हूं, जो सजेशन वगैरह दिया था वो उस वक्त के दिए, जो अभी भी एआरसी के सजेशन अभी भी रिलेवेंस है। तो आपको टॉपिक को पकड़ना है, तारीख को नहीं पकड़ना है। तारीख के वाइज नोट नहीं बनती है। आप बोला कि भाई इस तारीख को नहीं, उस तारीख को नहीं। समझ लीजिए कि आज का कोई न्यूज है, समझ लीजिए कि जो ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है, इराक और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है, आप इराक और इजराइल मत लिखिए, टॉपिक का नाम आप इराक और इजराइल मत लिखिए, आप टॉपिक का नाम लिखिए आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, और उसके बाद भी आप इराक और इजराइल मत लिखिए, आप लिखिए सिलेबस में जो लिखा। अगर आपने सिलेबस ठीक से पढ़ रखा है तो आईआर के सिलेबस के बारे में पेपर 2 में जो दे रखा है उसमें 3 ही चीज दे रखी है, और 3 में से एक चीज है द इंडियन नेबर एंड इट्स रिलेशन। सारे विश्व की कंट्रियों के साथ आपको कोई लेना देना नहीं, वो कट के मर जाए,
लेकिन भारत के साथ इंपैक्ट हो रहा है क्या, वो देखो। तो आपको क्या देखना है, इजराइल और इराक युद्ध कर रहा है, हाँ तो भले करे, जब तक हमें इंपैक्ट नहीं हो रहा है तब तक आपको कुछ नहीं करना है। अगर समझ लीजिए इजराइल और इराक से क्रूड ऑयल पे इंपैक्ट हो रहा है और हमारे क्रूड ऑयल बढ़ रहे हैं, या फिर गोल्ड की प्राइस में हाइक जा रहा है, गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से इंडिया के गोल्ड के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, हाँ तो फिर अभी इंपॉर्टेंट है। तो फिर लिखिए कि इंडिया इन इट्स नेबर, राइट, इंडिया इन इट्स नेबर, इराक इज नॉट इंडियाज नेबर, वो एक्सटेंडेड नेबर कहलाएगा। एक्सटेंडेड नेबर इन द सेंस कि इंडिया के साथ वो बाउंड्री, फिजिकली बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, ही इज एक्सटेंडेड नेबर। इजराइल भी नेबर नहीं है, एक्सटेंडेड नेबर है। तो आपको इजराइल और इंडिया के एक्सटेंडेड उसके रिलेशनशिप में नहीं जाना है, आपको यह देखना है कि इंडिया और इजराइल से संबंध क्या है, क्या इंडिया और इजराइल लेता है, क्या देता है, इजराइल से क्या लेते हैं, इंडिया क्या देता है, और इराक से क्या लेते हैं, इराक को क्या देते हैं। इसमें जाओ, उस युद्ध में मत जाओ कि इजराइल को ऐसा बुरा लग गया, इराक को ऐसा बुरा लग गया, अभी हाय हाय दोनों लड़ रहे हैं। खुद जेम्स बॉन्ड बनने मत बैठो, खुद वो सारी चीजें करने बैठोगे तो आपको तकलीफ ही होने वाली है, तो खुद उस चीज में मत जाइए, राइट। समझ लीजिए कि दिल्ली के किसी मंडी में आग लग गई, तमिलनाडु के फायर क्रैकर में आग लग गई, मुंबई की सब्जी मंडी में आग लग गई, कोलकाता के किसी मॉल में आग लग गई, सूरत के किसी कोचिंग सेंटर में आग लग गई। अब आप आग को मत पकड़िए, आपने न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें पढ़ी और पिछले 15-20 दिनों से आपको यही चीज दिख रही है कि भाई यहां पे आग लगी, वहां पे आग लगी। आप इसे डिजास्टर का टॉपिक बनाइए, 360 सोचिए, डिजास्टर का टॉपिक बनाइए। और यह है मैन मेड डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर। डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उस पे जाइए और उस टॉपिक को पकड़िए। मतलब कि डेट नहीं, टॉपिक पकड़ो। आपको यह पता होना चाहिए कि डिजास्टर कहां पे आएगा सिलेबस में, यह पता होना चाहिए। और आप अगर इस डिजास्टर के टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका सिलेबस का कौन सा टॉपिक कवर होगा यह भी आपको पता होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट पकड़ो, आग को पकड़ो, फिर अभी साइक्लोन, अभी बेमौसम बरसात हो रही है। अगर आपको जानकारी होगी तो हमारे महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, हमारे मध्य प्रदेश साइड बारिश हो रही है, राजस्थान के कुछ जगहों पे बारिश हुई है, हमारे दिल्ली में बारिश हुई है। तो बारिश को छोड़ो, इशू को पकड़ो कि बेमौसम बारिश होने से क्या नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र के हजारों टन गेहूं खराब हो गए और महाराष्ट्र का खराब हुआ ऐसा मत पकड़ो, ये एट द एंड ऑफ द डे इंडिया का ही खराब हुआ। अगर गेहूं खराब हो रहा है और बेमौसम बारिश हो रही है तो इसका मतलब गेहूं अगर खराब हो जाएगा तो हमें गेहूं इंपोर्ट करना पड़ेगा, गेहूं के भाव में हाइक जाएगा, गेहूं के भाव बढ़ेंगे, इकोनॉमी, अब गेहूं के भाव बढ़ेंगे तो इकोनॉमी पे इंपैक्ट होगा। इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट होगा, चीजें हम बाहर से लेकर आ रहे हैं, हमारे इसमें नहीं कर पा रहे, हम बाहर से लेकर आ रहे हैं। तो बाहर से लेकर आ रहे हैं तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे हम फॉरेन करेंसी देंगे और बाहर की चीजें लेकर आएंगे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है। बड़ा सोचिए, 360 सोचिए, उतने में ही न रुकिए कि इस डेट को ये आया, उस डेट को वो आया, उतना मत रुकिए। बड़ा सोचोगे वैसी नोट बनाओ, राइट। इकोनॉमी पे डायरेक्ट टारगेट करो कि भाई बारिश आई है, डिजास्टर आया है, तो उसका इंटरलिंकेजेस इसके साथ कैसा होगा, उसके साथ कैसा होगा, कैसे इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ऐसा सोचिए। समझ लीजिए कोई तमिलनाडु में कोई 2500 साल पुराना कोई रथ मिल गया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले जो है वो ये करते जा रहे हैं, मतलब कि एक्सकेवेशन कर रहे हैं, उसमें 2500 पुराना एक रथ मिल गया। फिर आपको पता चला कि ऐसा ही कुछ एक इराक में से भी प्राप्त हुआ, आर्कोलॉजिकल सर्वे वहां का वो फाउंड करके बैठा हुआ है। वैसी ही सेम चीजें तुमने अपना माया सभ्यता में भी कहीं देख रखी। तो आप रथ को टॉपिक मत बनाइए, हिस्ट्री को टॉपिक मत बनाइए, आप यहाँ पे सिविलाइजेशन को टॉपिक बनाइए, राइट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये सिलेबस में पेपर 1 में आता है और वहां पे इस चीज को मैं इंटरलिंक कर सकता हूँ, और हर रोज अगर उस टॉपिक में कुछ आता है तो आप उसमें लिखते रहिए। ऐसे आपको करंट अफेयर की नोट बनानी चाहिए, ऐसे करंट अफेयर की नोट बनानी चाहिए। आप टॉपिक या डेट नहीं, आप डेट या वो इसमें मत जाइए कि ये आ गया वो आ गया, ऐसा नहीं। आपको 360 डिग्री सोचना, बड़ा सोचे। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो वो टॉपिक लेके मेरे पास आओ कि सर ये टॉपिक आया, इसको कैसे सोच सकते हैं, इसे कहां रख सकते हैं,
तो मैं मेरी बुद्धिमत्ता के हिसाब से, मैं मेरी इंटेलिजेंस के हिसाब से आपको सजेस्ट करूंगा, आपको ठीक लगे तो वहां पे डाल सकते हो। देखो यूपीएससी में कोई मेंस में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता, ये भी समझ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है, आपको बस सही करके दिखाना है। हर क्वेश्चन का आंसर सही ही होता है, आपको सही प्रूफ करके देना है, उसके मार्क है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है मेंस में, प्रीलिम में होती है नेगेटिव मार्किंग, 0.66 कटते हैं, मेंस में नहीं होती है। आपके हर आंसर सही होते हैं, बस आपको उसको साबित करना आना चाहिए। साबित कर दो आपका आंसर सही है, तो आप यहां की चीज वहां पे भी यूज कर सकते हो, वहां की चीज यहां पे भी, इंटरलिंकेजेस आप कहीं पे भी कर सकते हो। इसलिए उस क्वालिटी को डेवलप करना है, उस क्वालिटी को डेवलप करोगे आपका काम आगे अपने आप बढ़ेगा। राइट, चलिए और कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, चलिए तो फिर एक काम करते, आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी और यूजफुल लगा होगा। अपन एक काम करेंगे, अब कल से गवर्नेंस के ऊपर, गवर्नेंस की जो थियरीज है, राइट, अलग अलग थिंकर की थियरीज है, उस थिंकर की थियरीज पे आएंगे और कुछ बातों पे वहां पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देखो दिन के शेड्यूल में एक चीज को आप कंसिडर करो, एक चीज कि आप 12 घंटे 15 घंटे 20 घंटे पढ़ने का मत सोचिए। आप आपके टाइम को इस तरीके से मैनेज करो, इस तरीके से मैनेज करो जिससे आप नेचर के साथ रह पाओ। नेचर क्या है? देखो आपको 8 घंटे सोना पड़ेगा, यह रियलिटी है। आपको घर के भी कुछ काम करने पड़ेंगे, यह रियलिटी है। हमारी महिलाएं हैं तो उन्हें घर का काम भी करना पड़ेगा, और अगर आप बॉयज हो तो भी आपको घर का काम करना पड़ेगा। आपको जो घर के काम दिए जाएंगे वो करना ही पड़ेगा। आप समाज से छट के आप आईएएस आईपीएस नहीं बन पाओगे। तो क्या करना है, आप आपके दिन के शेड्यूल को 8 8 और 8 ऐसे 3 तरीके से बांट दीजिए। 8 16 24, यस। 8 घंटे सो, मस्त आराम करो, 8 घंटे आप प्रॉपर आराम करो, 7 घंटे भी नहीं। राइट, कोई कहता है कि मैं 3 घंटे सोता हूं, 4 घंटे सोता हूं और 15 घंटे पढ़ता हूं, तो उसको मैनेजमेंट पता नहीं है। 8 घंटे प्रॉपर आराम करो। ह्यूमन बॉडी को आराम की बहुत जरूरत होती है, बगैर आराम के नहीं पढ़ा जा सकता। पढ़ना दुनिया का सबसे कठिन काम है। थोड़ा पढ़ोगे सो जाओगे, अगर प्रॉपर नींद नहीं ले रखी है तो नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए 8 घंटे प्रॉपर आराम। दूसरे 8 घंटे में ऐसे मैनेज करो कि आप आपके एक्सटर्नल काम कर पाओ, घर के काम करो, सारे काम। क्या काम? समझ लीजिए कि आपको घर का कोई काम दिया जा रहा है, बॉयज को बैंक का काम दिया गया, मेहमानों को लेकर आना जाना, कोई भी काम हो सकता है, मैं अभी नहीं बोल सकता, लेकिन आपका घर के पर्सनल कुछ भी काम हो सकता है। 8 घंटे मैनेज करो, उसमें आपका खाना पीना, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट सब कुछ आ गया, उस 8 घंटे को मैनेज करो। वो कैसे करोगे वो आपके ऊपर रखो। और फिर जो 8 घंटे बच रहे आपके पास, वो जो भी हो सकता है, आपके पास सुबह का 8 घंटे हो, रात का 8 घंटे हो, दोपहर के 8 घंटे हो, या कोई भी 8 घंटे आपके पास हो, उस 8 घंटे में प्रॉपर स्टडी करो। और प्रॉपर इन द सेंस प्रॉपर, फिर उसमें अगर आपने घर के काम करते वक्त स्टडी को बीच में नहीं लाया है, तो स्टडी करते वक्त घर के काम को बीच में मत लाओ। ऐसे मैनेज करने की कोशिश करो। फिर सोते वक्त अगर आपने स्टडी बीच में नहीं लाई है, तो फिर पढ़ते वक्त आप सो मत। फिर दोनों को इंटरलिंक मत करो। 8 घंटे प्रॉपर सो, और फिर जो 8 घंटे आपके पास बच रहे, 16 घंटे बच रहे, उन 16 घंटे को आप ऐसे यूज करो कि अगर आप गर्ल्स हो तो घर का काम भी कर पाओ, आप आपकी मम्मी को, आपके पेरेंट्स को आप हेल्प कर पाओ खाना बनाने में, इसमें उसमें, क्योंकि हम उससे अछूते नहीं करोगे तो आप अप्रिय हो जाओगे थोड़े ही दिन में। अगर लड़की हो और आप घर का काम नहीं कर रहे हो तो अप्रिय हो जाओगे, आपके पेरेंट्स आपको उतना ज्यादा ठीक नहीं लगेंगे, आपको नहीं लगे। और अगर लड़का हो और आपको काम दिया जा रहा है कि भाई ये बैंक का काम कर दे, उस मेहमान को वहां से मिल दे, वहां पे रख दे, या फिर ये काम कर दे, गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, बुक कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, कुछ भी काम आ सकता है। अगर आप लड़का हो और ये काम नहीं कर रहे हो तो आप थोड़े दिन में अप्रिय हो जाओगे। इसलिए ऐसे आपके काम को मैनेज करो ताकि जो 8 घंटे बच रहे उसमें आप प्रॉपर घर का काम करो। कोई भी घर का काम आ रहा है करो, लेकिन जब 8 घंटे दूसरे बच रहे स्टडी के लिए, उसे प्रॉपर स्टडी में डालो। तो प्रॉपर स्टडी में डाले तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़े क्या ना पढ़े। देखो हर बार 2 सब्जेक्ट रखना चाहिए, जो सब्जेक्ट इंटरलिंक होते हो वैसे 2 सब्जेक्ट। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप पॉलिटी और ज्योग्राफी साथ में पढ़ सकते हो। और करंट अफेयर को आपको 360 डिग्री पढ़ना ही है, 365 डेज पढ़ना है। द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस आपको पढ़ता ही रहना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, संडे को भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप एक मिनिमम
आप रोज क्या पढ़ोगे उसकी लिस्ट बना लो। भाई मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, मेरा मूड भी नहीं रहेगा ना, तो इतना तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। पढ़े बिना आपको, उतना पढ़े बिना आपका काम नहीं होगा, जिसमें उसमें एक न्यूज़पेपर तो होना ही चाहिए। फिर अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्लास में जाऊंगा तो क्लास का रिवीजन तो कर ही लूंगा, फिर एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ूंगा, अगर मूड नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है कि अपना मूड ही नहीं पढ़ने का, तो क्या करें? हाँ, तो कोई नहीं, जब मूड नहीं है, एकदम खत्म हो रहा है बस, तो बस जितना आपने मिनिमम सोच रखा है ना उतना तो पढ़ना ही है, जैसे कि न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है। दूसरा कि क्लास का रिवीजन तो करना ही है, जो क्लास नोट आपने बनाया उसका रिवीजन तो करना ही, फिर एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो, जाओ। इतना मिनिमम आप क्या कितना पढ़ सकते हो उतना आप सोच लो। उतना पढ़े बिना आपका दिन खत्म नहीं होना चाहिए, यह आपका मोडस ऑपरेंडी होना चाहिए। 2 सब्जेक्ट कोई भी रखो जो इंटरलिंकेज होता है, और उन 2 सब्जेक्ट को आप आपकी तरीके से पढ़ोगे। क्लास में जो चल रहा है वो सब्जेक्ट तो आपका रिवीजन होता ही रहना चाहिए। घर पे जाओ तो पहला काम यह होना चाहिए कि क्लास में जो चल रहा है उसका रिवीजन हो आपका। और फिर अगर इसके साथ आपने एनसीईआरटी पकड़ रखी है, आपने एनसीईआरटी को खत्म करने का टारगेट बना रखा है, तो वो तो होना ही चाहिए, और न्यूज़पेपर। तो इसका मतलब आप क्लास कर रहे हो और आपकी तरफ से कोई एक सब्जेक्ट का जो क्लास से कुछ अलग सब्जेक्ट चल रहा है उसका आप एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, ये चल रहा है आपका, और न्यूज़पेपर। ये 3 चीजें आपकी चल रही है, तो ऐसा तो होना ही चाहिए। और वो 8 घंटे में, कौन से 8 घंटे? जो आपने स्टडी के लिए एलोकेट कर रखे हैं वो, और वो कस्टमाइज हो सकता है। मैं आपको बोलूं कि सुबह के 8 घंटे ही करो, तो वो आप पे डिपेंड है। अब मैं आपको नहीं बोल सकता कि इसी 8 घंटे में करो, वो आप पे डिपेंड है कि आप कौन से 8 घंटे में वो सारी चीजें करना चाहते हो। लेकिन अगर प्रॉपर मैनेज करोगे तो बहुत ही स्मूथली जाएगा सब कुछ। अगर प्रॉपर मैनेज नहीं होगा तो हो एंड को मचा रहेगा, दिमाग में हमेशा वो कटता रहेगा, और एक टाइम के बाद आप आपकी फैमिली में अप्रिय हो जाओगे अगर घर का काम नहीं करोगे और सिर्फ पढ़ते रहोगे। 15-20 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 15-20 घंटे कोई नहीं पढ़ता है, पढ़ नहीं आता है, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हो आप। 15-20 घंटे पे मत जाओ, आप मेन उस पे जाओ कि मैं कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता हूं इस 8 घंटे में, उस पे जाइए। 2 सब्जेक्ट को पकड़िए कोई भी, और उसमें आपका जाने दीजिए आगे। राइट, इस तरीके से आप कर सकते हो। न्यूज़पेपर तो करना ही पड़ेगा। और अभी जो चल रहा है ये अपना अप्रैल चल रहा है, अप्रैल से लेकर मई तक का पूरा मेंस वाली चीजें हो जानी चाहिए आपकी, मेंस की चीजें इंक्लूडिंग ऑप्शनल, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। क्योंकि जनवरी फरवरी में से आपको अगले साल की प्रीलिम की तैयारी शुरू कर देनी होगी। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हर रोज एक आंसर लिखना चाहिए, हर रोज दो सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर होना ही चाहिए आपके रीडिंग लिस्ट में। और जो हम यहाँ पे क्लास में कर रहे हैं वो तो क्लास आपका जाना ही चाहिए। आपका ऑप्शनल प्लस आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट और न्यूज़पेपर, ये आपकी रीडिंग लिस्ट में होने चाहिए। कब तक? दिसंबर तक। दिसंबर तक ये आपकी रीडिंग लिस्ट होनी चाहिए। और जैसे ही आपका ऑप्शनल खत्म हो, यही बेस्ट समय है ऑप्शनल चालू करने का। अप्रैल है ये, ज्यादा से ज्यादा आप मई या जून, बहुत ज्यादा हो गए तो जून तक, क्योंकि कोई भी ऑप्शनल पकड़ो आपको 3 से 4 महीना लगेगा। कोई भी ऑप्शनल पकड़ो, कोई ऑप्शनल हो सकता है 3 में खत्म हो जाए, कोई 4 में हो जाए, मैक्सिमम 4 में खत्म होगा। तो दिसंबर तक आपका ऑप्शनल भी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने रहेंगे फिर आपके पास। फुल प्रूफ 5 महीने आपको प्रीलिम के देना है, आने वाले 5 महीने, मतलब कब से? जनवरी से मई तक, क्योंकि जून में तो एग्जाम होगी आपकी, और यही साइकिल यूपीएससी की चलती है। तो यूपीएससी के साइकिल के हिसाब से आपका साइकिल निर्धारित करो, आपके हिसाब से नहीं। मजा आ रहा है तो पढ़ाए, नहीं मजा आए तो नहीं पढ़ो। यूपीएससी तो अपनी साइकिल को घुमाती रहेगी। यूपीएससी जून का साइकिल चलता है, जून से जून का। अभी कुछ दिनों में 2023 का रिजल्ट आ जाएगा, मतलब कि ये कौन सा चल रहा है? अप्रैल के एंड में या फिर मई के स्टार्टिंग में रिजल्ट आ जाएगा, और फिर प्रीलिम की तैयारी हो जाएगी शुरू। जो मई में एग्जाम थी 26 मई को, वो 16 जून को कर दिया गया है। तो अब वो जून में एग्जाम चली गई। अगले साल भी यही होगा, मई या जून में एग्जाम होगी प्रीलिम की। तब तक के लिए 2024 का रिजल्ट आ चुका होगा, 2025 में। तो आपको क्या करना है? अभी ये बेस्ट टाइम है कि कोई ऑप्शनल चालू कर दो, ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। उसके साथ साथ कोई भी 2 सब्जेक्ट, एक न्यूज़पेपर, और क्लास का हमेशा से रिवीजन होता रहना चाहिए। ये आपके रीडिंग लिस्ट में उन 8 घंटों में होना चाहिए जो 8 घंटों में आपने पढ़ने का सोचा है। ठीक है,
चलो इस तरीके से आई होप कि आप इस तरीके से इस सारी चीजों को पकड़ोगे। ऑप्शनल, स्टडी और न्यूज़पेपर, इसको इस तरीके से रखिए। कल से हम जब मिलेंगे तो गवर्नेंस के ऊपर और ज्यादा चर्चा करेंगे। चलिए।